प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ, इसमें आज अपन बात करेंगे प्रतिफल की, या जिसको अंग्रेजी में अपन कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, जब वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण अपन ने पढ़े थे तो उसमें एक लक्षण अपन ने ये भी पढ़ा है कि अनुबंध का निर्माण जब ही संभव है जब ठहराव में प्रतिफल हो, पहली बात, और वो प्रतिफल वैधानिक हो। यानी दो बातें बताई गई हैं प्रतिफल के संबंध में कि एक तो प्रतिफल का होना जरूरी है और दूसरी बात कि केवल होने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि उसका वैधानिक यानी लीगल भी होना जरूरी है। तो ये प्रतिफल क्या होता है, कब वैध होता है, कब नहीं माना जा सकता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये समझें कि प्रतिफल होता क्या है, यानी व्हाट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन दी गई है 2D में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये थोड़ी अपेक्षाकृत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन संक्षेप में आप प्रतिफल को सिर्फ इस रूप में समझिए कि जब भी हम कोई ठहराव करते हैं तो दूसरे पक्षकार से जो कुछ भी हमको बदले में प्राप्त होता है वो चीज ही प्रतिफल है। यानी मैंने अपनी कार मान लीजिए 50,000 रुपये में बेची, तो मैंने अपनी कार किसी दूसरे को दी और बदले में दूसरे से मुझे क्या प्राप्त हुआ, 50,000 रुपये प्राप्त हुए। तो मेरे लिए 50,000 रुपये प्रतिफल है और दूसरे व्यक्ति ने 50,000 रुपये दिए और बदले में उसे कार प्राप्त हुई, तो उसके लिए कार प्रतिफल है। यानी जो भी आप सामने वाले से प्राप्त कर रहे हैं वो पैसा भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, या और भी कई स्वरूप उसके हो सकते हैं। कई स्वरूप से मतलब है कि आप मान लीजिए कोई पिक्चर देखने जाते हैं, आपने 100 रुपये 200 रुपये का टिकट खरीदा, बदले में आपको क्या मिला, आपका इंटरटेनमेंट हुआ। तो ये इंटरटेनमेंट जो है वो आपका प्रतिफल है। आप कोई क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं टिकट खरीद कर, तो वहां बदले में आपको क्या मिल रहा है कि आपने एक मैच का आनंद लिया, तो वो आपका प्रतिफल है। तो प्रतिफल जरूरी नहीं है कि पैसे के ही रूप में हो, वस्तु के रूप में ही हो, वो आपकी फीलिंग, आपकी भावना किसी भी स्वरूप में, किसी भी आकार में हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो कुछ भी हम सामने वाले से प्राप्त कर रहे हैं वो ही प्रतिफल है। अब यदि प्रतिफल की अपन विशेषताओं की बात करें तो देखिए, जो इसकी डेफिनेशन है उसी में इसकी बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें जैसे पहली इसकी विशेषता इस रूप में हो सकती है कि प्रतिफल जो है वो वचनदाता की इच्छा पर होता है। वचनदाता से मतलब ये है कि जो पक्षकार प्रतिफल मतलब वचन, एक तरह से प्रस्ताव रख रहा है दूसरे के सामने, वो ही प्रतिफल का निर्धारण करता है। अब मान लीजिए मैं कार बेचने का प्रस्ताव रख रहा हूं, तो कार की कीमत यानी उसका प्रतिफल 20,000 होगा, 30,000 होगा, 40,000 रुपये होगा, कितना होगा इसका निर्धारण जो है वो मैं ही करूंगा। वो आपकी नज़र में या दूसरे पक्षकार की नज़र में कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका निर्धारण प्रस्तावक करता है, वचनदाता करता है। दूसरी बात कि प्रतिफल का भुगतान सामने वाला यानी दूसरा पक्षकार करता है या दूसरे पक्षकार की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। यानी ए ने अपनी कार मान लीजिए बी को बेची, तो प्रतिफल जरूरी नहीं है कि उसका पेमेंट बी ही करे। बी की ओर से यदि सी भी पेमेंट करता है तो भी ये वैध माना जाता है। लेकिन आगे इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन संक्षेप में अभी आप इतना ही समझिए कि यदि स्वीकर्ता प्रतिफल का भुगतान नहीं करता है, उसके स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति प्रतिफल का भुगतान करता है, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैध माना गया है। फिर कुछ प्रतिफल आवश्यक है। कुछ प्रतिफल से मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो शब्द यूज किया है वो है सम कंसीडरेशन। सम कंसीडरेशन का मतलब ये हुआ कि प्रतिफल का होना जरूरी है। अब वो कम है या ज्यादा है ये अलग विषय है,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिर्फ ये देखना चाहता है कि प्रतिफल है या नहीं है। अगर प्रतिफल है तो उसको मान्यता दी जा सकती है, और अगर प्रतिफल नहीं है, यानी बिना प्रतिफल का ठहराव है, तो कुछ अपवाद छोड़ दीजिए आप, अन्यथा वो ठहराव जो है वो व्यर्थ की श्रेणी में आता है। तो वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण चूंकि ये बतलाते हैं कि कुछ प्रतिफल का होना जरूरी है, तो हर एक ठहराव में कुछ ना कुछ प्रतिफल होना चाहिए। वो नाम मात्र का हो सकता है, कानूनी रूप से उसमें कहीं कोई रुकावट या अड़चन नहीं होती है। फिर प्रतिफल का स्वरूप किस किस रूप में हो सकता है, तो उसमें यह कहा गया है कि प्रतिफल जो है किसी कार्य के रूप में हो सकता है, किसी वचन के रूप में हो सकता है, या किसी वृत्ति के रूप में हो सकता है। वृत्ति या इसको एब्स्टेन अंग्रेजी में अपन बोलते हैं, अभी अपन इसकी बात करेंगे। देखिए, प्रतिफल का सबसे सरल आसान स्वरूप है कि प्रतिफल किसी कार्य के रूप में है, यानी मैं दूसरे पक्षकार के लिए कोई कार्य कर रहा हूं और दूसरा पक्षकार जो है मेरे लिए कोई कार्य कर रहा है। मैं अपनी कार उसको सौंप रहा हूं और वो पैसे मुझको सौंप रहा है, यानी दोनों पक्षकार एक निश्चित कुछ कार्य संपन्न कर रहे हैं, तो ये प्रतिफल का स्वरूप है। फिर प्रतिफल जो है वो एक वचन प्रॉमिस के रूप में भी हो सकता है कि दूसरा पक्षकार अभी आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, बल्कि वो सिर्फ आपको वचन दे रहा है। मैंने अपनी कार मान लीजिए किसी को बेची और दूसरे पक्षकार ने सिर्फ मुझे वचन दिया कि साहब मैं 6 महीने बाद इसका पेमेंट कर दूंगा, भुगतान कर दूंगा, तो ये भी प्रतिफल है। दूसरे पक्षकार ने अभी कुछ किया नहीं है, बल्कि सिर्फ मुझे एक वचन दिया है कि मैं 6 महीने बाद इसका पेमेंट कर दूंगा, तो ये भी प्रतिफल का एक स्वरूप होता है। फिर प्रतिफल जो है वो वृत्ति या एब्स्टेन के रूप में भी हो सकता है। एब्स्टेन से मतलब है कि दूसरा पक्षकार एक निश्चित कार्य न करे, अपने आप को एक निश्चित काम से अलग रखे, अपने आप को एक निश्चित काम से विरत रखे, तो वो भी प्रतिफल है। जैसे कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि यदि आप मुझ पर मुकदमा नहीं करेंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, यानी वो जो 10,000 रुपये दे रहा है, तो बदले में उसे क्या प्राप्त हो रहा है? उसको ये प्राप्त हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति उस पर मुकदमा नहीं करेगा। यदि आप आज दिल्ली नहीं जाते हैं तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, तो आप 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो बदले में आपको क्या मिल रहा है कि दूसरा व्यक्ति आज दिल्ली नहीं जा रहा है। तो कोई काम न करना, किसी काम से अपने आप को अलग रखना, ये भी प्रतिफल का स्वरूप हो सकता है। तो प्रतिफल कुछ कार्य करना भी हो सकता है, या एक निश्चित कार्य न करना भी प्रतिफल हो सकता है, दोनों ही स्वरूप में हो सकता है। फिर अगली बात कि प्रतिफल जो है वो भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से संबंधित हो सकता है। देखिए, भूतकाल प्रतिफल या पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि ऐसा प्रतिफल जो अनुबंध के निर्माण से पहले ही आपको प्राप्त हो चुका है, यानी अनुबंध हुआ नहीं है लेकिन आपको कोई चीज प्राप्त हो गई है, कोई लाभ आपको मिल गया है, कोई रिजल्ट आपको मिल गया है, तो वो भी हम प्रतिफल में शामिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो नदी में स्नान कर रहा है और नहाते नहाते वो डूबने लगता है। दूसरा व्यक्ति जो नदी के किनारे बैठा हुआ है वो सब उसको देख रहा है और वो उसको बचाने के लिए नदी में कूदता है, छलांग लगाता है और उसको बचाकर बाहर ले आता है। तो अब देखिए, जिस व्यक्ति को बचाकर बाहर लाया गया है वो ये कहता है कि आपने मुझे डूबने से बचाया, इसके फल स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ देखिए, जो वो 1,000 रुपये दे रहा है वो किस बात के दे रहा है? पास्ट प्रतिफल के दे रहा है, भूतकालीन प्रतिफल के दे रहा है, यानी प्रतिफल उसको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है।
किस रूप में प्राप्त हो चुका है कि उसको डूबने से बचाया जा चुका है। जिस वक्त उसको बचाया उस वक्त तो दोनों पक्षकारों के बीच में कोई ठहराव नहीं था, लेकिन तो भी हम इस प्रतिफल को स्वीकार करते हैं। वर्तमान प्रतिफल हम सभी जानते हैं कि जो भी हम ठहराव करते हैं उसमें वर्तमान प्रतिफल होता है। आप प्रेजेंट में प्रतिफल देते हैं और प्रतिफल प्राप्त करते हैं, और प्रतिफल फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है कि दोनों पक्षकारों ने अभी सिर्फ ठहराव किया है, अनुबंध किया है, प्रतिफल का पेमेंट जो है वो भविष्य में होना है। जैसे अभी एक उदाहरण में अपन ने देखा था कि पक्षकार कह रहा है कि मैं 6 महीने बाद कार का पेमेंट कर दूंगा। तो ये 6 महीने बाद क्या है? ये 6 महीने का मतलब यही है कि ये फ्यूचर कंसीडरेशन की बात है। फिर अगला इसमें बिंदु आता है कि उचित प्रतिफल होना चाहिए। देखिए, उचित प्रतिफल का मतलब है रीजनेबल कंसीडरेशन। अभी एक बिंदु अपन ने देखा था कि कुछ प्रतिफल होना चाहिए, और ये कह रहा है कि उचित प्रतिफल होना चाहिए। तो दोनों में कोई विरोधाभास वाली स्थिति नहीं है। देखिए, कुछ प्रतिफल होना चाहिए, ये तो कानूनी बाध्यता है। कानूनी बाध्यता यानी लीगल कंपल्शन है, यानी कानून कहता है कि कुछ ना कुछ प्रतिफल होना चाहिए। आप लाख रुपए का माल 1 रुपए में भी बेच रहे हैं तो कानूनी रूप से वो वैध है, क्योंकि कानूनी औपचारिकता उसमें पूरी हो रही है। लेकिन ये जो बिंदु है कि उचित प्रतिफल होना चाहिए, ये कानूनी बाध्यता नहीं है बल्कि कानूनी सलाह है, लीगल एडवाइस है। ये लीगल एडवाइस का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपने कोई ऐसा ठहराव अनुबंध किया जिसमें प्रतिफल या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो इससे कानूनी तो औपचारिकता आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन उससे क्या है कि एक शक को जन्म मिलता है कि आप साहब जो चीज़ बाजार में 100 रुपये में मिल जाती है उस चीज़ के आप 500 रुपये क्यों दे रहे हैं, या बाजार में जो माल 1000 रुपये का है वो आप 100 रुपये में ही क्यों बेच रहे हैं, कहीं ये चोरी का तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यानी जो दूसरी एजेंसीज हैं, वो चाहे पुलिस हो सकता है या वो इनकम टैक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसको एक शक करने का मौका मिलता है, गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो इसलिए कानून जो है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सलाह देता है कि भविष्य में कोई कठिनाई या दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े, तो उसके लिए बेहतर यही है कि जो भी आप ठहराव करते हैं उसमें उचित प्रतिफल होना चाहिए। कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर दूसरी एजेंसीज जो हैं उनको आपको जवाब देना पड़ सकता है। फिर देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी पक्षकार के साथ एक से ज़्यादा ठहराव कर रहे हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप हर एक ठहराव का प्रतिफल अलग अलग निर्धारित करें। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए भविष्य में किसी भी वजह से किसी ठहराव को रद्द करना पड़ता है, तो फिर हम केवल उसी ठहराव को रद्द करें जिसका कि प्रतिफल जो है हमने अलग से निर्धारित कर रखा है या जिसको कानून मान्यता नहीं दे रहा है। अब किसी पक्षकार के साथ आपने मान लीजिए एक साथ 3 ठहराव किए और तीनों का एक ही प्रतिफल आपने निर्धारित कर लिया। अब किसी वजह से मान लीजिए 3 में से एक ठहराव को रद्द करने की नौबत उत्पन्न होती है, लेकिन आप ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से ठहराव का कितना प्रतिफल है, तो ऐसी अवस्था में आपको सारे ठहराव ही रद्द करने पड़ जाएंगे, यानी तीनों के तीनों ठहराव रद्द हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर स्थिति यही है कि एक से यदि अधिक आप ठहराव करते हैं तो उसमें प्रतिफल अलग अलग हो। फिर प्रतिफल जो है वो अवैधानिक नहीं होना चाहिए। अवैधानिक से मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि कुछ अवस्थाओं में ठहराव का प्रतिफल जो है वो अवैधानिक हो जाता है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो 5-7 उसकी अवस्थाएं बताई गई हैं जो अपन नेक्स्ट टर्न पर उनकी चर्चा करें।